ये जो अभी वीडियो आपने देखा ना, इसमें खुद देश के प्रधानमंत्री एक नेता के लिए वोट मांग रहे हैं जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। एक ऐसा नेता जो भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का चेहरा बन चुका है, जिसने लड़कियों, छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप करके करीब 3000 से ऊपर वीडियो बनाई। प्रज्वल रेवन्ना का ये केस एक ऐसा केस है जिसने पॉलिटिक्स, पावर और वुमेन सेफ्टी तीनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, यही है प्रज्वल रेवन्ना। यह वही शख्स है जिसके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री मन से अपील करते दिखे, पर अब उसी के नाम पर पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन बचा रहा था प्रज्वल को। इतना बड़ा स्कैंडल आखिर कैसे किसी को पता तक नहीं चला। Welcome to episode 2 of Undiscovering the Hidden Truth Behind Indian Politics, and today we are gonna discuss about प्रज्वल रेवन्ना स्कैंडल। तो कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक पावरफुल पॉलिटिकल परिवार से। एक ऐसा परिवार जहां सत्ता पीढ़ियों से चली आ रही थी, जहां पावर इतनी गहरी जमी थी कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन 2019 में एक छोटी सी गलती ने इस पूरे एम्पायर की नींव ही हिला दी। एमपी प्रज्वल रेवन्ना, जो देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पोते हैं, उनके ड्राइवर कार्तिक ने एक दिन गलती से उनका फोन अनलॉक कर दिया। शायद किसी काम के लिए गैलरी खोलनी थी, लेकिन जो खुला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सैकड़ों नहीं हजारों वीडियोस और फोटोज जिनमें प्रज्वल खुद नजर आ रहे थे और उनके साथ अलग अलग महिलाएं। कुछ तस्वीरें घर के अंदर की थी तो कुछ होटल्स की। कार्तिक पहले तो कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या देख लिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने एक एक फाइल खोली तब वो समझ गया कि ये कोई प्राइवेट कलेक्शन नहीं था, ये कुछ बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि अगर बाहर आ जाए तो पूरी सिस्टम हिल जाए। कार्तिक ने उस फोन में करीब 2000 फोटो और कई सारे वीडियोस देखे। उनमें पार्टी वर्कर, स्टाफ, यहाँ तक कि घर की कर्मचारी महिलाएं भी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या फिर सपना। डर और गुस्से के बीच उसने वो सब एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। शायद उसे ये खुद भी नहीं पता था ये एक छोटी सी पेन ड्राइव एक दिन कर्नाटक की राजनीति को एक्सपोज कर देगी। उसके बाद कार्तिक ने सबसे पहले प्रज्वल की मां भावना रेवन्ना को इसके बारे में बताया। उन्होंने कार्तिक से कहा कि ये सब कुछ डिलीट कर दे और किसी से कुछ नहीं कहा। जस्ट इमेजिन, एक औरत अपने बेटे को बचाने में लगी थी, हजारों औरतों को कुर्बान करके। लेकिन यहाँ कार्तिक ने भी होशियारी की। उसने सेक्रेटली एक बैकअप रखा था। एक तरह से वो जानता था कि उसकी फैमिली कितनी पावरफुल है। अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे रातों रात गायब कर दिया जाएगा। अब 2023 तक मानो सब कुछ दब चुका था, जैसे उस स्कैंडल का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। रेवन्ना परिवार की ताकत इतनी थी कि कोई भी मीडिया हिम्मत नहीं करती थी इस टॉपिक पर बात करने के लिए। लेकिन अचानक एक दिन वो शख्स जिसने सब कुछ देखा था, कार्तिक, प्रज्वल का ड्राइवर, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने आरोप लगाया कि रेवन्ना परिवार ने उसकी 16 एकड़ की खेती वाली जमीन हड़प ली है। गांव के लोग कहते हैं कि कार्तिक कई हफ्तों तक तहसील और कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो जिस परिवार से लड़ रहा था वो खुद सत्ता का हिस्सा थे। अब गुस्से में कहो या फिर शायद इंसाफ की आखिरी कोशिश के तौर पर कार्तिक ने वो पेनड्राइव जिसमें सारे वीडियोस और फोटोज थे बीजेपी के एक राइवल नेता धर्राजे गौड़े को सौंप दी। और बस वहीं से शुरू हुआ असली तूफान। एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जहां हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। रेवन्ना टेप। लोग धीरे धीरे पेन ड्राइव्स की बातें करने लगे, मीडिया के बीच विस्फोट फैलने लगी और कर्नाटक की गलियों में सत्ता की संधेरे की गंध आने लगी। लेकिन फिर 1 जून 2023 को प्रज्वल ने 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोग जिसमें कार्तिक भी शामिल था, उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस ठोक दिया। उसने कहा कि सारे वीडियोस फेक्ड हैं, मॉर्फ्ड हैं। कोर्ट ने भी वीडियोस को पब्लिश करने पर रोक लगा दी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सच को चुप कराने के लिए ऑर्डर नहीं, करेज की जरूरत होती है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे कर्नाटक में पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई था, हर गली और नुक्कड़ पर पोस्टर लगे थे। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना का मुस्कुराता हुआ कैंपेन पोज। सब कुछ परफेक्टली प्लान लग रहा था। रैलीज, स्पीचेस, स्लोगन्स, वोट फॉर प्रज्वल, ग्रैंडसन ऑफ ए फॉर्मर पीएम। लेकिन फिर अचानक हसन डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा नैरेटिव ही पलट दिया। चुनाव से बस कुछ दिन पहले हजारों पेन ड्राइव मिस्टीरियस तरीके से लोगों के बीच में बांटी गई। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब उन्होंने खोला तो जो देखा उसने सबकी रूह जमा दी। पेन ड्राइव में करीब 3000 वीडियोस क्लिप थे और उनमें से 100 से भी ज्यादा में प्रज्वल खुद नजर आ रहे थे, अलग अलग महिलाओं के साथ अलग अलग जगहों पर। वीडियोस में कुछ महिलाएं क्लियरली अब्यूज झेल रही थी, कुछ रो रही थी, कुछ को फोर्सफुली कपड़े उतारने पर मजबूर किया जा रहा था। एक क्लिप में तो 60 साल की महिला थी जो बार बार कह रही थी कि प्लीज स्टॉप। ये कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक हॉरर रियलिटी थी। फिर आया वो ट्विस्ट जिसने इस पूरे स्कैंडल को ही उलझा दिया, क्योंकि पहला मामला किसी आउटसाइडर ने नहीं बल्कि खुद प्रज्वल रेवन्ना के इलेक्शन एजेंट ने दर्ज करवाया। यह वही टाइम था जब कर्नाटक के हसन में पेन ड्राइव की चर्चा हर घर में थी। मीडिया में सनसनी थी और सोशल मीडिया पर हैशटैग रेवन्ना टेप
ट्रेंड कर रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या ये सच है? क्या किसी पावरफुल नेता को एक्सपोज किया गया है या फिर ये किसी पॉलिटिकल रिवेंज की चाल है? तभी प्रज्वल के इलेक्शन एजेंट ने आगे आकर एफआईआर दर्ज कराई। उसने दावा किया कि जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं सारे के सारे फेक्ड हैं, मॉर्फ हैं और फैब्रिकेटेड हैं। उसने कहा कि ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, हमारे कैंडिडेट की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आयरनी ये थी कि जो आदमी अपने लीडर को बचाने की कोशिश कर रहा था वो खुद नहीं जानता था कि देश भर में आउटरीच पहले ही शुरू हो चुका है। लोग सड़कों पर थे, सोशल मीडिया पर महिलाएं जस्टिस की मांग कर रही थी और हसन से लेकर बेंगलोर तक रेवन्ना परिवार की साख गिरती जा रही थी। वो एफआईआर तो बस अब एक सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गई, क्योंकि जनता वीडियो एविडेंस देख चुकी थी और वो किसी बयान पर नहीं बल्कि सच पर भरोसा कर रही थी। इलेक्शन के नतीजे आए तो हसन की हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और प्रज्वल रेवन्ना हार गए। एक ऐसा कैंडिडेट जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर कहा जाता था अब स्कैंडल और आउटरीच का सिंबल बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। हारने के अगले ही दिन यानी 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना गायब हो गया। खबर आई कि वो जर्मनी पहुंच चुका था और वो भी किसी टूरिस्ट वीजा पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। एक सिटिंग एमपी का यूं अचानक देश छोड़कर भाग जाना ये साफ दर्शाता था कि कुछ बहुत बड़ा पक चुका है और शायद वो खुद ये बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन 28 अप्रैल 2024 ये मामला और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस बार आवाज बाहर से नहीं बल्कि रेवन्ना परिवार के अंदर से उठी। उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा। उसने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और जब वो मना करती तो धमकियां मिलती और कभी कभी उसे जबरन कमरे में बंद कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, उसका आरोप था कि प्रज्वल के पिता यानी एचडी रेवन्ना ने उसे डराया कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे गायब कर दिया जाएगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी महिलाओं के लिए भी बोल रही थी। उसने कहा कि हम में से कई औरतें इसी दर्द से गुजरी हैं पर कोई बोल नहीं पाया क्योंकि वो घर ताकत से भरा हुआ था और हम सब सिर्फ नौकर थे। उसकी वो एफआईआर जैसे आग की तरह फैली, क्योंकि अब मामला सिर्फ लीक टेप्स या फिर पॉलिटिक्स का नहीं रहा, अब ये सीधे सेक्सुअल अब्यूज और पावर मिसयूज का केस बन चुका था। शिकायत दर्ज होते ही कर्नाटक पुलिस हरकत में आई और इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। ये टीम सीधा स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर बनी थी, क्योंकि अब मामला किसी छोटे स्कैंडल का नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र से जुड़ा अपराध बन चुका था। एसआईटी ने रेवन्ना परिवार के घरों, ऑफिस और स्टाफ से पूछताछ शुरू की। सबूत जुटाए जा रहे थे, पेन ड्राइव्स और डिजिटल डिवाइस जब्त किए जा रहे थे। लेकिन तभी एक शॉकिंग खबर आई जिसने पूरे स्टेट को ही हिला कर रख दिया। वही महिला जिसने सबसे पहले शिकायत की थी वो अचानक से लापता हो गई। शुरुआती 24 घंटे तक तो किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी ये साफ हो गया कि उसे किडनैप किया गया है। मामला बेहद गंभीर हो चुका था क्योंकि कोई चाहता था कि ये गवाही दब जाए और सच बाहर न आ पाए। लेकिन एसआईटी ने तेजी दिखाई, पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और कुछ ही दिनों में ही उसे रेस्क्यू कर लिया गया। अब 31 मई 2024 को प्रज्वल जर्मनी से वापस लौटा। शायद उसे लगा होगा कि वो अपनी इन्फ्लुएंस से बच जाएगा, लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें वायरल हुई, वही पावरफुल पॉलिटिशियन अब पुलिस के गिरफ्त में था। फिर शुरू हुआ कोर्ट रूम ड्रामा। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह प्रज्वल की बेल याचिकाएं खारिज हुई। एसआईटी ने इतने सॉलिड प्रूफ जमा किए थे कि कोई लूप होल ही नहीं बचा। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डीएनए सैंपल्स, पेन ड्राइव फुटेज सब कुछ एक एक करके कोर्ट में रखा गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि वीडियो में जो कपड़े पीड़िताओं ने पहने थे वही फॉरेंसिक एविडेंस में मिले फ्लूइड से मैच हुए। आवाजों का एनालिसिस हुआ, फेशियल मैपिंग हुई और सब ने एक ही नाम कंफर्म किया, प्रज्वल रेवन्ना। अब बचाव पक्ष के पास एक ही तर्क था कि फेक है, लेकिन टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती। 1600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दखल हुई। एसआईटी ने कहा कि कम से कम 5 वोमेन कंप्लेंट्स ऑफिशियली रिकॉर्ड्स पर हैं। हर एक का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड था जिसमें सबने बताया कि कुछ को ब्लैकमेल किया गया, कुछ को धमकी दी गई कि वीडियो वायरल कर दी जाएगी अगर उन्होंने कुछ बोला तो। मई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ। वही घरेलू कर्मचारी जो पहली कंप्लेनेंट थी उसने गवाही दी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया जब उसने अपने साथ हुए अत्याचार का ब्यौरा सुनाया कि कैसे उसके साथ प्रज्वल रेवन्ना दरिंदगी करता था। उसके बाद एक एक करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि पेन ड्राइव में कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है, जो क्लिप्स थी वो ओरिजिनल थी। प्रज्वल का चेहरा, आवाज, डीएनए सब कुछ मैच कर रहा था। उसके बाद 1 अगस्त 2025 को वर्डिक्ट आया। कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को गुनहगार करार दिया। जज ने कहा कि ये सिर्फ एक रेप केस नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग का चरम उदाहरण है। पूरे कोर्ट रूम में एक भयानक साइलेंस था, वो साइलेंस जो जस्टिस के बाद आता है। अगले दिन सजा सुनाई गई जिसमें उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट और साथ ही हर विक्टिम को 11 लाख देने का आदेश दिया गया। और इसके बाद प्रज्वल वहीं कोर्ट में रो पड़ा और बोलने लगा कि मेरी सजा कम कर दी जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अब सिंपैथी की जगह जस्टिस ने ले ली थी। आज वही आदमी जो कभी एमपी था, जो सायरन्स और जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमा करता था, अब बेंगलुरु सेंट्रल जेल में लाइब्रेरी क्लर्क है। दिन भर किताबें गिनता है और हर दिन के बदले 52 रुपए कमाता है। आयरनी ये है कि अब वही पढ़ाई करवा रहा है जो उसने कभी समझी ही नहीं। ये केस सिर्फ एक आदमी का नहीं था, ये भारत के जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का भी टेस्ट था। और इस बार सिस्टम ने प्रूव किया कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लॉ सबके लिए बराबर है।
कर्नाटक पुलिस ने फॉरेंसिक तरीके से जो काम किया वो देश के लिए प्रेसिडेंट बन गया। एक साड़ी में मिले डीएनए सैंपल से केस क्रैक हुआ। साथ ही में इस केस ने पॉलिटिक्स की उस परत को एक्सपोज किया जो हमेशा हिडन रहती है, जहां लीडर खुद को अनटचेबल मानते हैं और विक्टिम को कैरेक्टरलेस कहा जाता है। लेकिन इस बार नैरेटिव पलट गया और एविडेंस बोल पड़ा। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसडी रेवन्ना भी बच नहीं पाए, उन पर भी इंटिमिडेशन और किडनैपिंग का केस चला। यह परिवार जो कभी जेडीएस की ताकत कहा जाता था, अब भ्रष्टाचार और एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल बन चुका था। इंडिया में सेक्सुअल क्राइम के कन्विक्शन रेट आज भी बहुत लो है, लेकिन ये केस बहुत ही रेयर है जहाँ सिटिंग एमपी को अदालत ने दोषी ठहराया। ये उन हजारों विक्टिम्स के लिए उम्मीद है जो अब तक चुप बैठी थी। इस देश में हर मिनट रेप के केस रिकॉर्ड होते हैं और विक्टिम उन्हीं सत्ता में बैठे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों से जस्टिस की उम्मीद करते हैं जो खुद रेपिस्ट के सरदार हैं। तो दोस्तों ये था हमारी सीरीज का दूसरा एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।